चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि अंतिम खाता क्यों बनाया जाता है। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होता है कि अंतिम खाता बनाया क्यों जाता है। दूसरा प्रश्न होगा कि अंतिम खाता बनाया कैसे जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से हर एक पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो जब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बिजनेस में बहुत सी सारी एक्टिविटी की जाती है, जहाँ से कुछ कमाई भी होती है तो कुछ खर्चे भी हो जाते हैं, है ना। उन कमाई और खर्चे, इनकम और एक्सपेंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है कि बिजनेस करने से फायदा हो गया या घाटा हो गया। तो किसी भी बिजनेस को करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको जानने के लिए उस बिजनेस का अंतिम खाता बनाना पड़ता है। मतलब कोई भी लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया व्यापार का अगर लाभ या हानि आप जानना चाहते हैं तो अंतिम खाता ही बना करके जान सकते हैं। इसके साथ साथ उस व्यापार की आर्थिक स्थिति को भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसे भी आप अंतिम खाता बना के निकाल सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात अगर हम करें तो क्या होता है, तो आर्थिक स्थिति का मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये भी मन में कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन या आर्थिक स्थिति का मतलब ये होता है कि पैसे से वो मजबूत है या कमजोर है, ऐसे समझिएगा आसान भाषा में कि वो व्यापारिक संगठन पैसे से मजबूत है या कमजोर है। तो इसका अंदाजा कैसे लगाया जाएगा, तो सोचिए, यदि आप की जितनी भी लायबिलिटी है पे करने का, उससे ज़्यादा आपके पास अगर प्रॉपर्टी हो तो आप मजबूत हैं कि कमज़ोर हैं, तो आंसर होगा मजबूत है। यदि आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए और आपके पास असेट्स कम हो जाए तो कहा जाएगा कि ये मजबूत नहीं है। लायबिलिटी का मतलब आपको देना ज़्यादा है और असेट्स का मतलब जिसको आप बेच के पैसा पा सकते हो। देना ज़्यादा है और बेच के पैसा कलेक्ट करने वाली चीज़ें आपके पास बहुत कम है, इसका मतलब आपकी स्थिति सही। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए हम अंतिम खाता बनाते हैं, और वो भी आर्थिक चिट्ठा बना करके। आर्थिक चिट्ठे को बना करके आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है। आर्थिक स्थिति की पता फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल पोजीशन की पता चलता है आर्थिक चिट्ठा बना करके। लेकिन अगर हम बात करें कि बिजनेस को करने से लाभ हुआ या हानि हुआ तो उसका पता इस अकाउंट को बना के चलता है। मतलब लाभ या फिर हानि का पता कहाँ से चलेगा, तो बोलेंगे व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता बना करके पता चलता है। ये बात क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि इसको बनाया किसकी सहायता से जाएगा, मतलब बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो कोई भी व्यापार जब किया जाता है तो उस व्यापार में लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन्हीं लेन देनों को हम फर्स्ट टाइम जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में लिखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और उस ट्रायल बैलेंस की ही हेल्प से हम बनाते हैं अंतिम खाता। कहने का मतलब कि यदि अंतिम खाता आपको बनाना हो, किसी भी व्यापारिक संस्थान का यदि अंतिम खाता बनाना हो तो आपको जरूरत पड़ेगी तलपट की। ठीक है, तलपट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में कंप्लीट तलपट के ऊपर एक चैप्टर है। उस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब उस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जा करके तलपट के सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा तलपट बनाया कैसे जाता है।
आज का हमारा सेशन किसके ऊपर है? अंतिम खाता के ऊपर। तो हम आपको अंतिम खाता के बारे में पढ़ाएंगे, ना कि तलपट के बारे में। बस आपको बताने का मकसद इतना है कि तलपट की जरूरत पड़ती क्यों है अंतिम खाते में। ठीक है, तो हम आपको सिखाते हैं तलपट का फॉर्मेट कैसा होता है और तलपट से कौन कौन सी चीजें अंतिम खाते में कहां कहां किधर किधर जाएगी। बात क्लियर हो गया? तो इसको आप नोट करिए। फिर उसके बाद हम तलपट का आपको एक फॉर्मेट बना करके दिखाते हैं कि तलपट का फॉर्मेट कैसा होता है और कौन कौन सी चीजें वहां से कहां पे जाएंगे। तो उसको पहले नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं कि तलपट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो पहले हम तलपट के बारे में सीख लें। तो आप लोगों के सामने ये तलपट का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इस तरीके से फॉर्मेट होता है। तलपट में जो मेन आपको समझना वो समझना ये है अमाउंट। लेजर आप लोगों ने बनाया था। लेजर में आपने देखा था कि हर एक अकाउंट का अलग अलग डिटेल था। सेल्स का डिटेल सेल्स वाले लेजर में था, कैश का डिटेल कैश के लेजर में था, परचेज का डिटेल परचेज में था, सैलरी की डिटेल सैलरी के लेजर में था। मतलब हर किसी का डिटेल उसके लेजर में मिल जाता है ना। तो जब आप लेजर को क्लोज करते हैं तो वहाँ कुछ बैलेंस दिखता है, वही बैलेंस ही यहाँ लिखे जाते हैं। तो फिलहाल हमको उसके ऊपर नहीं जाना है, बस इतना जानना है। जैसे आप जब जनरल एंट्री पास करते हैं, गुड्स सोल्ड किया तो एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लिखेंगे है कि नहीं। तो फिर आप जब लेजर बनाएंगे तो कैश का भी लेजर बनेगा और सेल्स का भी लेजर बनेगा। ठीक है, जब कैश का लेजर क्लोज करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम उस लेजर का नाम लिखेंगे और उसके सामने उसका अमाउंट लिख देंगे। फिर इसके वाले लेजर में जो बैलेंस होगा पर्टिकुलर में नाम लिखेंगे, इसके वाले कॉलम में इसका अमाउंट लिख देंगे। ऐसे करते चले जाएंगे तो ये एक टाइम के बाद लेजर बन के तैयार हो जाता है। फिलहाल हमारा विषय यहाँ लेजर बनाने का नहीं है, हमारा विषय ये है ट्रायल बैलेंस की सहायता से अंतिम खाते को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में समझना है ना। तो तलपट में दो साइड दिख रहा है, एक अमाउंट का डेबिट कॉलम और एक अमाउंट का क्रेडिट कॉलम। ध्यान दीजिएगा, डेबिट कॉलम में जितने भी अमाउंट दिखाई देंगे वो अमाउंट सिर्फ तीन चीजों में से कोई ना कोई एक चीज बनेगा। डेबिट साइड में दिखने वाला जो भी आइटम होगा या कह लीजिए जो भी अमाउंट होगा वो तीन में से एक बनेगा। या तो वो एक्सपेंस बनेगा, या तो वो लॉस बनेगा, या फिर वो असेट्स बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं। कैश के रूप में यहां पैसा दिखाई दे रहा है, तो हम अगर पूछें कि ये जो अमाउंट कैश के रूप में दिख रहा है ये एक्सपेंस है कि लॉस है कि असेट्स है, तो आंसर होगा असेट्स है। कैश क्या होता है? असेट होता है। ठीक, ऐसे ही रेंट दिखाई दे रहा है 2000 रुपया, रेंट दिखाई रहा है 2000 रुपया। तो हम बात करें कि रेंट क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट में जरा याद करिए। नॉमिनल अकाउंट में बताया गया है कि जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी लॉस होगा, डेबिट किया जाता है कि नहीं, बोलिए। तो यहां पे रेंट कौन से कॉलम में है? डेबिट के कॉलम में है, तो हम कहेंगे ये क्या है? एक्सपेंस है। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर हम बात करें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये तो क्लियर ही समझ में आ रहा है क्लास है, हो जाएगा। कहने का मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में जो भी अमाउंट दिखाई देगा वो तीन में से कोई ना कोई एक चीज बनेगा। या तो एक्सपेंस बनेगा, या तो असेट्स बनेगा, या तो लॉस बन जाएगा। और क्रेडिट वाले कॉलम में जो भी दिखाई देगा, किसकी? क्रेडिट के कॉलम की बात करेंगे तो यहां पे जो भी चीज दिखाई देगा वो इनकम बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, या फिर लायबिलिटी बनेगा।
ठीक है। जैसे जब सेल किया जाता है गुड्स का, तो बताइए सेल आपका इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है? इनकम होता है। इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का नियम है इनकम प्रॉफिट क्रेडिट किया जाता है, एक्सपेंस लॉस को डेबिट किया जाता है। अगर सेल्स इनकम है तो ये कौन से कॉलम में दिखेगा? मतलब क्रेडिट का एक अमाउंट क्या बन गया? इनकम बन गया, है कि नहीं? इसी तरीके से अगर क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिटर्स के रूप में लिखा है 2000 रुपया, किसके रूप में? क्रेडिटर्स को हिंदी में बोलते हैं लेनदार। क्या बोलते हैं? लेनदार। तो फिर प्रश्न ये बनेगा कि ये क्या है? क्रेडिट के कॉलम में दिख रहा है ना, तो ये 2000 रुपए का जो लेनदार है, इसको हम क्या माने? इनकम माने कि प्रॉफिट माने कि लायबिलिटी माने? तो इसको मानने से पहले लेनदार के बारे में तो जान लीजिए क्या होता है। लेनदार हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसे बिजनेस ने गुड्स क्रेडिट में बेचा है, खरीदा है, बेचा नहीं, खरीदा है। अगर बिजनेस ने किसी पर्सन से गुड्स क्रेडिट में परचेज करके लाया, तो जिस पर्सन से गुड्स क्रेडिट में बिजनेस ने परचेज करके लाया है, वो अमाउंट उस पर्सन के नाम से क्रेडिटर्स के नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे 5000 रुपए का मार्कर खरीद के ले आए और पैसा आपको पे ना करे, तो वो 5000 तो मुझे इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा ना। तो हमारी लायबिलिटी होगी का सेट होगा। इन फ्यूचर पेमेंट जितने भी होते हैं वो सब लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, मैं 5000 का मार्कर खरीद के तो लाया हूं, लेकिन पैसा पे नहीं किया हूं, और अगर पैसा नहीं पे किया हूं तो हमारी लायबिलिटी है कि हम आपको पैसा वापस, तो क्रेडिट साइड में दिख रहा है क्रेडिटर्स के नाम से, तो ये क्या है? लायबिलिटी। ठीक है। लेनदार उस व्यक्ति को बोलते हैं जिससे आप उधार में खरीदे हो, उसी व्यक्ति को लेनदार बोलते हैं। क्लियर? तो कुल मिला के हम कहेंगे कि डेबिट कॉलम में जो भी आइटम दिखेगा वो इन तीनों में से कोई भी एक बन जाएगा। क्रेडिट के कॉलम में जो भी आइटम दिखेगा वो इन तीनों में से कोई भी एक बन जाएगा। हो गया? अब व्यापारिक खाता और लाभानी खाता बना करके क्या निकाला जाता है? लाभ, या चाहे लाभ हुआ चाहे हानि हुआ, ये पता आपको चलता है जब आप अपनी पूरी कमाई और उस ईयर का जो भी लाभ हुआ उसको जोड़ करके उस ईयर के सारे खर्चे और सारे हानियों को माइनस करते हैं, तो वास्तविक लाभ या हानि का पता चल जाता है। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? ना इसे समझ में आया तो समझिए, आपको लाभ या हानि का पता लगाना है। कमाई में से खर्चा को माइनस करते हैं तो बचा हुआ या तो लाभ होगा या तो कमाइए। अपने बिजनेस को करके 5 रुपया, अब अपने बिजनेस को चलाने में खर्चा कर दीजिए 8 रुपया, तो कई रुपया घाटा लगा? घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो उस लॉस को पता करने के लिए आपने इनकम में से एक्सपेंस को ही तो माइनस किया है। तो जब इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो जो बचता है वैल्यू, वो हमारा या तो प्रॉफिट बनता है या तो लॉस बनता है। देखना यह रहता है कि इनकम ज़्यादा हो रहा है कि एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो उस केस में प्रॉफिट, और इनकम कम है एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस। तो कुल मिलाकर के डेबिट साइड से जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे उसको हम या तो ट्रेडिंग में लिखेंगे या तो पीएल में लिखेंगे। कहने का मतलब, जो भी बिजनेस में एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस को हम या तो ट्रेडिंग में लिखते हैं या तो पीएल में लिख सकते हैं, दोनों में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अभी एक बड़ा सबसे प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि कौन सा एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे और कौन सा एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे। तो अभी हम बाद में इसके बारे में बहस करेंगे कि कौन सा एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे और कौन सा एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे। अभी के लिए बस इतना जानिए कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखने वाले जितने भी खर्चे हैं सबको या तो ट्रेडिंग में लिखते हैं या तो पीएल में लिखते हैं। बात क्लियर हो गया?
ट्रायल बैलेंस में जितने भी इनकम प्रॉफिट दिखाई देते हैं उसको या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं या तो पीएल के क्रेडिट में लिखते हैं। क्लियर हो गया? ट्रायल बैलेंस में जो असेट्स दिखता है, ट्रायल बैलेंस में जो लायबिलिटी दिखता है, उसको हम लोग बैलेंस शीट बनाते समय दिखाते हैं, मतलब आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि अंतिम खाते में क्या बनाया जाता है, तो आंसर होगा व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और आर्थिक। फिर हम आपसे पूछें कि इसको बनाने में किसकी जरूरत पड़ती है, तो आंसर होगा तलपट की। किसकी जरूरत पड़ती है? फिर हम पूछे तलपट के डेबिट साइड से कौन कौन से आइटम इन दोनों में जाएगा, कौन सा आइटम इसमें जाएगा, तो आंसर होगा एक्सपेंस और लॉस इसमें चला जाएगा, बचा हुआ असेट इसमें चला जाएगा। क्रेडिट साइड में जो भी चीजें दिखती है उसमें से कौन सा आइटम इधर जाएगा, कौन सा आइटम इधर जाएगा, तो आंसर होगा इनकम प्रॉफिट इन दोनों में चला जाएगा और लायबिलिटी इसमें चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो? नहीं है। अभी आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उस ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम लिखते हैं और उसी आइटम को हम आपसे पूछते हैं कि ये क्या है और इसको कहाँ दिखाएंगे। तो उसको जब आप समझ लेंगे तो समझ जाइए कि आपको लगभग चीजें समझ में आ चुकी है। तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्या है, पीएल का फॉर्मेट क्या है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। तो पहले हम उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प ले लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए जितना लिखा है। देखते हैं, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। आपको जब भी ये क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाएगा तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेबिट कॉलम में कौन कौन से कितने आइटम हैं। तो आपका परचेज डेबिट कॉलम में है, वेजेस डेबिट कॉलम में है, फर्नीचर डेबिट कॉलम में है, सैलरी डेबिट कॉलम में है, रेंट डेबिट कॉलम में है। तो डेबिट कॉलम में कितने आइटम दिख रहे हैं? 5। अब ये पांचों आइटम 3 पार्ट में जाएंगे, या तो एक्सपेंस होगा, या तो लॉस होगा, या तो असेट्स होगा, है कि नहीं? पहला प्रश्न पूछते हैं, परचेज क्या है? तो आप जरा सोचिए, जब आप कोई चीज खरीदते हैं, गुड्स है ना, और गुड्स को खरीदने पे एक्सपेंस होता है और गुड्स को बेचने पे इनकम होता है। तो जब गुड्स को खरीदते हैं तो एक्सपेंस होता है, तो परचेज के नाम से लिखते हैं, और गुड्स को बेचते हैं तो इनकम होता है, सेल्स के नाम से लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गया? तो परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस है। परचेज हमारा क्या है? तो आंसर हो गया ये एक्सपेंस है। ठीक, एक चीज हट गया। बात करते हैं वेजेस क्या है। तो सोचिए वेजेस का मतलब क्या होता है, पहले वो जान लीजिए। मजदूरी। मजदूरी आप दे भी सकते हैं और मजदूरी पा भी सकते हैं। यदि आप मजदूरी देंगे तो आपके लिए खर्चा बनता है, और वही मजदूरी यदि आप पाएंगे तो आपके लिए इनकम बनता है। मेरा प्रश्न है, ये वाला मजदूरी इनकम है कि एक्सपेंस है? तो इसका आंसर देने से पहले आपको कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा कि इस मजदूरी का अमाउंट कौन से कॉलम में है। डेबिट के कॉलम में है। कौन से कॉलम में है? डेबिट के कॉलम में है। और डेबिट के कॉलम में इनकम आता है या क्रेडिट के कॉलम में आता है? तो आंसर होगा इनकम क्रेडिट वाले कॉलम में आता है। डेबिट वाले कॉलम में एक्सपेंस आता है, लॉस आता है, असेट्स आता है। तो मजदूरी असेट तो बन नहीं सकता, हटा दिए। लॉस हो नहीं सकता, हटा दिए, तो बचा एक तो एक्सपेंस। घाटा तब होता है जब किसी चीज को हम बेचे और उसको कम या ज्यादा पे बेचे, तब फायदा घाटा होता है। हाँ, तो उससे आप काम लिए तब तो मजदूरी दे रहे हैं ना, तो घाटा नहीं होता है। एक्सपेंस क्या है? ये एक्सपेंस हो गया। फर्नीचर क्या है? तो पहले आप देखिए अमाउंट कौन से कॉलम में है? डेबिट। डेबिट के कॉलम में होने वाली चीज एक्सपेंस बन सकता है, लॉस बन सकता है, एसेट बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्नीचर एक्चुअल में होता क्या चीज है। तो फर्नीचर एक सामान होता है, एक सामान होता है। तो सामान जब भी आप देखते हैं तो उस सामान की लाइफ की तरफ जाते हैं। तो फर्नीचर की लाइफ कैसी है? 12 महीना से तो मोस्टली ज़्यादा ही होता है। तो इसका मतलब ये एक्सपेंस नहीं बल्कि क्या है?
सैलरी, आप किसी के यहां काम करते हैं, प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो वेतन की बात होती है, और फिजिकल वर्क करते हैं तो मजदूरी की बात होती है। इतने अंतर है। मानसिक काम करने वाले को वेतन दिया जाता है, शारीरिक काम करने वाले को मजदूरी दिया जाता है, दिया दोनों को काम के बदले में ही पेमेंट हो। आप सैलरी दे भी सकते हैं, आप सैलरी पा भी सकते हैं। अगर आप सैलरी पा रहे होंगे तो इनकम होगा, और इनकम होगा तो क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट दिखेगा। अब अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस होगा तो किस कॉलम में दिखेगा? तो ये सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। गुड, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अब ना। रेंट की बात करें तो अगर आप किसी के यहाँ किराए पर रहते हैं तो किराया देंगे, और यदि आप मकान मालिक हैं तो किराया, और जब आप किराया पाएंगे तब आपकी इनकम होगी, और जब आप किराया वही देंगे तो आपका एक्सपेंस होगा। तो ये किराया दे रहे हैं ना, तो एक्सपेंस है। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है तो बोलिए। अब हम बात करते हैं क्रेडिट वाले साइड का। तो क्रेडिट में देखिए क्या दिख रहा है, एक आइटम है सेल्स, दूसरा है कैपिटल। जब आप अपने व्यवसाय के माल को बेचते हैं तब सेल्स कहलाता है, और माल को बेचने पर आपकी कमाई होती है, तो कमाई होगी तो इनकम, तो क्रेडिट में आएगा तो इनकम है। तो हम बोलेंगे सेल्स हमारा इनकम है। हो गया? अब बात करते हैं कैपिटल क्या है। तो कैपिटल को जानने से पहले हम समझते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो पूंजी। अब पूंजी किसे कहते हैं? तो जिस पैसे से व्यापार को शुरू किया जाता है उसी को पूंजी बोलते हैं। ठीक है? अब व्यापार को शुरू करता है व्यापार का मालिक, और पृथक व्यवसाय की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस के मालिक को अलग और बिजनेस को अलग कर देता है। जब बिजनेस अलग और बिजनेस का मालिक अलग, दो अलग पर्सन हो जाते हैं, तो हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। तो सोचिए, बिजनेस के मालिक ने पैसा लगाया कहाँ? बिजनेस में, और बिजनेस उसको कर दिया अलग, अलग कर दिया। तो जितना पैसा मालिक ने लगाया होगा वो पैसा बिजनेस से अपना वापस मांगेगा कि नहीं मालिक? तो बिजनेस क्या कहेगा? पड़ा रहने दीजिए, आने वाले समय में आपका पैसा वापस। तो जब तक नहीं वापस कर देते हैं तब तक बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पूंजी बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्या होता है? क्लियर हो गया? बोलिए। तो हम कहेंगे कि एक आइटम ये और एक आइटम ये बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा? बाकी जो बचते हैं वो इसमें जाएंगे। ठीक है? अब प्रश्न ये बनता है कि ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, और ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। 4 एक्सपेंस हैं, तो इसमें से कौन सा एक्सपेंस यहां जाएगा और कौन सा एक्सपेंस? ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बनता है हर स्टूडेंट के लिए कि हमारे ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस के रूप में 4 आइटम दिखाई दे रहे हैं। अब उन 4 में से कौन सा आइटम इसमें ले जाएं और कौन सा आइटम? तो ये कंफ्यूजन का पार्ट बना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है? आज के वीडियो में आपको बस इतना ही बताया जाएगा कि तलपट से अंतिम खाता बनाया जाता है कैसे, अंतिम खाता को बनाने के लिए तलपट की जरूरत पड़ती है क्यों। यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्यापारिक खाता जब बनाया जाता है और लाभानी खाता जब बनाया जाता है तो उसमें हम तलपट के खर्चों को कैसे ला करके दिखाते हैं, क्योंकि तलपट में जो खर्चे दिखते हैं वहां तो बताया नहीं रहता ना कि ये वाला खर्चा ट्रेडिंग में दिखाना, ये वाला पीएल में दिखाना है। तो हमको सीखना पड़ेगा कि कौन वाला ट्रेडिंग में जाएगा और कौन वाला पीएल में जाएगा। तो इन सब के ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्यापार खाता कैसे बनाया जाएगा और लाभानी खाता कैसे बनाया जाएगा। पिछले वाले वीडियो में जो आप लोगों को समझाया गया था, या फिर कह लीजिए जो अभी इसके पहले आप लोगों ने सीखा था, उसमें ये सीखा
कि जो भी तलपट में खर्चे दिखाई देते हैं, जो भी तलपट में आय दिखाई देते हैं, उसको हम व्यापार खाता व लाभानी खाता बनाते समय दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो बन रही थी वो ये बन रहा था कि खर्चे वो कौन से होंगे जो व्यापार खाते में दिखाए जाएंगे और वो कौन से खर्चे होंगे जो लाभानी खाता में दिखाए जाएंगे, क्योंकि अंतिम खाता को तलपट की सहायता से बनाया जाता है। ये आप सभी लोगों ने सीख रखा हुआ है। तलपट की सहायता से अंतिम खाता बनता है। अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता बनाया जाता है, लाभानी खाता बनाया जाता है और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है ना। इन दोनों में क्या आएगा, तो व्यापार, जब आप तलपट अकाउंट देखे थे, तलपट जब आपने देखा था तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड में एक्सपेंस दिखाई दिया था, लॉस था प्लस असेट्स था। तलपट के डेबिट वाले कॉलम में यही 3 आइटम आते हैं, 3 टाइप के आइटम। क्रेडिट साइड की बात करेंगे, इनकम आएगा, प्रॉफिट आएगा प्लस लायबिलिटीज आएगा। तो जो भी असेट्स और लायबिलिटी होता है उसको आर्थिक चिट्ठा बनाते समय वहाँ दिखाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा में हम दिखाते हैं असेट्स और लायबिलिटी को, मतलब बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है ना। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं, तो आंसर होगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। तो जो भी एक्सपेंस होगा वो या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएल में जाएगा। जो भी इनकम होगा वो या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएल में जाएगा। तो क्वेश्चन यही बन रहा था कि किस एक्सपेंस को यहाँ ले जाएं और किस टाइप के एक्सपेंस को यहाँ ले जाएं, किस टाइप की इनकम को यहाँ ले जाएं और किस टाइप की इनकम को यहाँ ले जाएं। इसी को हमें आज के वीडियो में सीखना है ना। चलिए, अगर हम बात करें कि कौन सा एक्सपेंस यहाँ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी व्यापारी अपना बिजनेस करता है तो वो 2 तरीके का बिजनेस करता है। एक तो सामान को खुद बनाता है और बेच देता है, दूसरा बनाता नहीं है बल्कि खरीदता है और बेच देता है। ठीक है, खरीदता है और बेच देता है। इसी 2 तरीके का व्यापार किए जाते हैं। अगर व्यापारी माल को बना करके तब बेचता है तो उस केस में वो अंतिम खाता बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाता है। कौन सा अकाउंट बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लेकिन अगर वो उत्पादन न करके डायरेक्ट माल कहीं से खरीद के लाता है और उसी माल को बेच देता है तो उस केस में वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाता है। ठीक है, हम लोग जो बात करेंगे वो इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि व्यापारी माल का उत्पादन नहीं करता है बल्कि माल को कहीं से खरीद के लाता है और उसको बेच देता है। ठीक है, इसी टाइप के व्यापार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मन में आपके सवाल उठा होगा क्यों उत्पादन वाला नहीं पढ़ेंगे? तो उत्पादन वाला हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? डायरेक्ट खरीद के बेचने वाला। अब कुछ टाइम के लिए आप सभी लोग अपने आप को स्टूडेंट बना लीजिए। आप सभी लोग स्टूडेंट हैं और आप अपना खुद का व्यापार करते हैं। तो व्यापार करते हैं फर्नीचर का, तो आप का जो व्यापार है वो फर्नीचर का अगर है तो फर्नीचर को कहीं न कहीं से खरीदेंगे, तो कहीं न कहीं से आप खरीदेंगे। तो ज़्यादातर फर्नीचर हम लोग या तो उत्पादनकर्ता के पास से खरीद के ले आते हैं या तो थोक विक्रेता के पास से ले आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से तो खरीदते हैं, चाहे थोक विक्रेता हो और चाहे उत्पादन करता हो, इन्हीं लोगों के पास से खरीदते हैं। जब आप
फर्नीचर को खरीदेंगे तो खरीदने का पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? खरीदने का पेमेंट करेंगे ना, तो उसको बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं? परचेज। और जब माल को खरीदते हैं तो वो माल डायरेक्ट आपके बिजनेस में पहुंच नहीं जाता है। माल को खरीदने पे इमेजिन करिए, आप कहीं गए हैं माल को खरीदने, तो माल डायरेक्ट तो आपके व्यापार में पहुंचेगा नहीं। तो माल को जब खरीदते हैं तो खरीदने के बाद गाड़ी उड़ी करते हैं, उस गाड़ी पे लदवाते हैं, तब तो आता है। तो जो गाड़ी करेंगे उस पे जब लदवाएंगे तो लदवाने के बदले में मजदूरी देंगे कि नहीं देंगे? तो मजदूरी भी खर्चा हुआ। गाड़ी जब आपके यहाँ ले आकर के पहुंचाएगी तो उसको भाड़ा देंगे कि नहीं? तो वो भी खर्चा हुआ। बोलिए। और जब आप लेके आते हैं, आपने सुना होगा कि माल गोदाम में रखा है, कहते हैं ना, तो गोदाम में लाइट वाइट लगेगी कि नहीं? किराया लगेगा कि नहीं? तो गोडाउन का रेंट, ये सब जो है सब खर्चा है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर आसान भाषा में हम अब ऐसे कहें कि कोई भी व्यापारी माल को खरीदने से लेकर के अपने गोदाम तक लाने और गोदाम में रखने तक से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो सब व्यापारिक खाते में दिखाए जाते हैं। तो कुछ गलत होगा क्या? फिर से समझिएगा। जब कोई व्यापारी किसी माल को खरीदता है, किसी माल को, तो उस माल को खरीदने से लेकर के अपने गोदाम तक पहुंचने में जितना भी पैसा खर्च करता है वो सारे खर्चे कौन से अकाउंट में जाते हैं? व्यापार खाता, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। प्लस गोडाउन का खर्चा भी कहाँ जाता है? चलिए, ये इसका गोदाम है, माल गोदाम में आकर के रखा गया, तो यहाँ तक के सभी खर्चे कहाँ चले गए? अब हम लोग सोचते हैं कि ऐसे कौन कौन से खर्चे होंगे, है कि नहीं? तो सोचिए, ये 3 तो दिख रहे थे, इसके साथ साथ गोडाउन का रेंट भी तो देना पड़ेगा, तो गोडाउन का रेंट भी खर्चा होगा। जब आप ले करके आते हैं तो कहीं नुक्कड़ नुक्कड़ पे देखते हैं चुंगी लगती है, लगती है ना, वो भी तो लाने से रिलेटेड खर्चा है। ऑक्ट्राय, कौन सा? ऑक्ट्राय। इसी तरीके से पावर, चाहे कोयले की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे गैस की बात करें, इन सब का प्रयोग गोदाउन में ही होता है। तो कोल, फ्यूल, गैस, वाटर, ये सब कहाँ के खर्चे होंगे? मान लीजिए आप अपने देश से खरीदते हैं तब तो ठीक है, किसी अन्य देश से खरीदेंगे तो अन्य देश से जब हम अपने देश में खरीद के लाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं कि निर्यात बोलते हैं? आयात बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोर्ट, उसी को बोलते हैं आयात शुल्क, इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट। तो कुल मिला के ये सब जो भी नाम दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब व्यापार के खर्चे होते हैं। और पूछा जाए कौन से अकाउंट में दिखाएंगे, तो आंसर होगा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। किस साइड में? तो डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस को दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम प्लस प्रॉफिट को दिखाते हैं। ये बात समझ में आ गया? माल जब आपके गोदाम में आ जाता है तो जो भी ग्राहक आता है माल को खरीदने के लिए, उस ग्राहक को माल गोदाम में ले जाकर दिखाते हैं कि अपना ऑन रोड पे कहीं ऑफिस बना के रखे रहते हैं, उसी ऑफिस पे वो आता है और सामान को देखता है, फिर आप बेचते हैं, वहीं से बेचते हैं ना। तो सोचिए, माल पहुंचने के बाद से लेकर, माल पहुंचने के बाद से लेकर के बेचने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो सब कहाँ दिखाए जाएंगे? लाभ हानि खाता में। जैसे सोचिए, गोदाउन से अब माल को बेचने के लिए ऑफिस तक ले आएंगे, ऑफिस में माल आया,
रखा है। अब सोचिए ऑफिस में काम कौन करेगा, मजदूर या कर्मचारी? ऑफिस में मजदूर काम करेगा तो ऑफिस बंद हो जाएगी। कर्मचारी, तो कर्मचारी को क्या दिया जाएगा, वेतन। तो मतलब वेतन आपके लिए खर्चा है। कौन से अकाउंट में दिखाएं, तो पीएल अकाउंट में, है ना। जो माल को बेचने से संबंधित खर्चा होगा वो सभी इस अकाउंट में आएगा, और माल को खरीदने से संबंधित जो खर्चा होगा वो, देखिए खर्चे तो दोनों है ना, एक खर्चा बेचने वाला है, अब एक खर्चा तो खरीदने वाला इधर और बेचने वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? खरीदने से संबंधित जो जो खर्चे होंगे उसको कौन से अकाउंट में दिखाएंगे, और बेचने से संबंधित जो जो खर्चे होंगे कौन से अकाउंट में दिखाएंगे। तो आप जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको वेतन देंगे। आप देखे होंगे कि जब सामान खरीदा जाता है तो कंप्यूटर के थ्रू बिल निकलती है, तो कागज़ लगता है, इंक लगता है, ये सब लगता है कि नहीं लगता है, उसको बोलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी खर्चा है। जब माल आपका बिक जाता है तो देखे होंगे उसकी पैकिंग करके भेजते हैं, पैकिंग चार्ज लगता है कि नहीं लगता है। माल नहीं बिक रहा तो उसके लिए प्रचार कराते हैं, तब तो लोग जानते हैं, तब बिकना शुरू होता है, तो प्रचार का खर्चा यही आएगा। ग्राहक को जब माल बेचते हैं और ग्राहक तुरंत भुगतान नहीं करता तो आप उसको कुछ छूट दे देते हैं, तो छूट भी आपके लिए खर्चा ही होता है। बोलिए, तो छूट जो है वो आपके लिए खर्चा है। तो बेचने के बाद है कि पहले? छूट आप दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो बेचते समय दे रहे हैं ना, तो यहाँ आएगा, है ना। आपने देखा होगा कि आज के डेट में नया ट्रेंड आ गया है, ग्राहक के घर तक माल को पहुंचाना, है ना। तो उसके लिए कुछ पैसा लेते हैं ना, उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय एवं वितरण व्यय। वो भी कौन से अकाउंट में आएगा? तो कुल मिला के हमारे तलपट में, किसमें? तलपट में जो डेबिट साइड में एक्सपेंस या लॉस दिखाई दे रहे हैं, वो एक्सपेंस लॉस कौन वाले इस अकाउंट में जाएंगे, कौन वाले इस अकाउंट में जाएंगे। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई कन्फ्यूजन होगा? हाँ, 2-4 पॉइंट को लेके अगर डाउट होगा तभी इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस भी बहुत करेंगे, तो प्रैक्टिस में धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम आपसे पूछे क्या डाउट बनेगा, तो आंसर होना चाहिए नहीं। आगे अब किसकी बात करते हैं? इनकम और प्रॉफिट को। कुछ इनकम होंगे जो इसमें जाएगा और कुछ इनकम होगा जो, ध्यान दीजिएगा, व्यापार जिस लिए किया जाता है वो कार्य करके जो पैसा कमाया जाता है वो व्यापारिक खाते में जाता है। उसके अलावा जो कार्य करके पैसा कमाया जाता है वो लाभानी खाते में आता है। जैसे फर्नीचर का व्यापार किए थे आप, फर्नीचर को बेचेंगे, पैसा मिलेगा, कमाई होगी कि नहीं होगी, तो वो विक्रय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो विक्रय आपका कौन से अकाउंट में आएगा? क्योंकि आपका व्यापार फर्नीचर को खरीदने और फर्नीचर को बेचने का था। तो जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हैं उस चीज़ से जो आपको कमाई होगी वो इस अकाउंट में आएगा, और उसके अलावा जो कमाई होगी वो इस अकाउंट में आएगा। बात क्लियर हो गया? जब आप माल को बेचे हैं तो पैसा कमाए हैं तो इस अकाउंट में गया। इसी तरीके से आप अपना पैसा बैंक में जमा कर दीजिए, तो बैंक आपको क्या देती है? ब्याज। तो ब्याज आपको मिलेगा, तो मिलेगा, आपकी कमाई होगी। तो क्या वो व्यापार चला के कमाई हुई थी क्या? तो वो कहाँ आ जाएगा? ठीक है, ब्याज मिलेगा तो यहाँ आ जाएगा। जब व्यापारी अपना पैसा बैंक में जमा किया तो बैंक ने उसको दिया ब्याज। वो ब्याज व्यापार के लिए इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो प्रश्न है इस अकाउंट में आएगा कि इस अकाउंट में आएगा? तो उत्तर होगा इस अकाउंट में आएगा। फिर क्वेश्चन बनेगा क्यों? तो आंसर होगा क्योंकि वो व्यापार को चलाने से संबंधित कमाई नहीं थी।
व्यापार हम किस चीज़ के लिए खोले थे? पैसा बैंक में जमा करके ब्याज कमाने के लिए व्यापार खोले थे क्या? व्यापार तो खोले फर्नीचर बेच के कमाने के लिए ना। तो फर्नीचर बेच के जो कमाई होगी वो व्यापार की कमाई कहलाएगी, वो यहाँ आएगा। वो व्यापार को चलाने से संबंधित कमाई यहाँ आएगा। व्यापार के चलाने के अलावा जो कमाई होगी वो यहाँ आएगा। ये बात क्लियर हो गया? तो कुछ कमाई यहाँ और कुछ कमाई, वस्तु के विक्रय से जो पैसा मिलेगा वो यहाँ आएगा, लेकिन बैंक में जमा किए हुए पैसे पे जो ब्याज मिलेगा वो कहाँ आएगा? कभी कभी हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एजेंट के रूप में काम करने लगते हैं तो कमीशन मिलता है, तो वो भी तो कमाई है, तो वो भी कहाँ आएगा? जब हम किसी व्यक्ति से वस्तु खरीदते हैं तो वो हमको छूट दे देता है, तो छूट मिलता है, तो वो भी। तो कुल मिला के वस्तु को बेचने से जो कमाई होगी वो यहाँ जाएगा, वस्तु को बेचने के अलावा जो कमाई होगा वो। ये बात क्लियर हो गया? तो कौन से एक्सपेंस इधर जाएंगे, कौन से एक्सपेंस इधर जाएंगे वो आपने क्लियर किया। कौन सा इनकम इधर जाएगा, कौन सा इनकम इधर जाएगा वो क्लियर हो गया। असेट और लायबिलिटी कहाँ जाएगा? आर्थिक चिट्ठे में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं तलपट में जितनी भी चीज़ें दी रहती है उसी की सहायता से अंतिम खाते को बना लिया जाता है। बात क्लियर हो गया? हो गया? जब आप व्यापार खाता बनाते हैं तो इससे दो चीज़ें निकल के आती है, या तो सकल लाभ आएगा या सकल हानि आएगा। ठीक है? सकल लाभ आने की जो स्थिति है वो ये है, क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट से, तब लाभ होगा। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आए, किससे? डेबिट साइड से, तब क्या होगा? सकल लाभ। और सकल हानि होगा जब क्रेडिट कम होगा, किससे? डेबिट से, तब क्या आ जाएगा? बात क्लियर हो गया? सकल लाभ को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सकल हानि को बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ये बात क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं लाभानी खाते में क्या निकलेगा। तो लाभानी खाते में शुद्ध लाभ निकलता है या फिर शुद्ध हानि निकलता है। शुद्ध लाभ निकलने की शर्त यह है कि क्रेडिट ज़्यादा होना चाहिए, डेबिट से, तो शुद्ध लाभ आएगा। और जब क्रेडिट कम होगा डेबिट से, तो शुद्ध हानि आएगा। शुद्ध हानि को नेट लॉस बोलते हैं, शुद्ध लाभ को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? बोलिए। लाभानी खाता बनाते समय चाहे सकल लाभ हुआ हो चाहे सकल हानि हुआ, पहले उसको ले आते हैं, उसके बाद बनाया जाता है। मतलब व्यापार खाते में चाहे सकल लाभ आए और चाहे सकल, उसको सबसे पहले लाभानी खाते में ले आते हैं, तब लाभानी खाता बनाते हैं। फिर लाभानी खाते से जो भी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आता है उसको आर्थिक चिट्ठे में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? वो भी पूंजी में जोड़ देते हैं। आर्थिक चिट्ठे में पूंजी में ले जा करके जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम तलपट से अपने अंतिम खाते को बना लेते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग कौन से एक्सपेंस किधर जाने चाहिए, कौन सी इनकम किधर जाना चाहिए, असेट लायबिलिटी कहाँ जाना चाहिए, इन सब के बारे में जान चुके हैं। इससे रिलेटेड जो हमारी कुछ प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करा देंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग एक वीडियो बना करके उस पर भी देख लेते हैं। कुछ सेलेक्टेड आइटम के नाम लिखेंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे ये कौन से खाते में जाएगा, तो उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ और बचा है, उसको भी
क्लियर कर देते हैं, फिर अपनी क्लास को वहीं से ख़त्म भी करते हैं। ये आपने व्यापार खाते का प्रारूप देखा, ये आपने लाभानी खाते का प्रारूप देखा, और आपने अभी सुना कि तलपट की सहायता से जो अंतिम खाता बनाया जाता है उसमें व्यापार खाता बनता है, लाभानी खाता बनता है और आर्थिक चिट्ठा भी बनता है। तो दुई का तो फॉर्मेट दिख रहा है, आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट अभी दिखाई, तो यहीं पे हम आपको आर्थिक चिट्ठे का भी फॉर्मेट बना करके दिखा देते हैं। तो इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़, आपको व्यापार खाता अलग बनाए हैं और लाभानी खाता अलग बनाए हैं ना, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो दोनों का फॉर्मेट अलग अलग नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि देखेंगे तो लगभग नियम देखिए एक ही जैसा है कि नहीं, तो दो बार फॉर्मेट बनाने की जरूरत, ये मर्ज होता है और शुरुआत में ही लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब व्यापार खाता और लाभानी खाता के लिए एक ही फॉर्मेट बनाते हैं, उसी में दोनों बना देते हैं। हाँ, पहले ट्रेडिंग कंप्लीट करेंगे, जहाँ ट्रेडिंग खत्म होगा उसी के बाद से पीएल शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। बाकी इस साइड में आपको दिखा देते हैं कि आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, जैसे आपने इसको देखा, ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे है, इसमें आपने देखा तो ठीक इसी तरीके से आपका आर्थिक चिट्ठा भी होगा। सेम वही देखिए है ना, बस बाएं साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ अमाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं यूज होता, ये ध्यान रखिएगा। दाहिने पक्ष में असेट होता है, बाएं पक्ष में लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी को बोलते हैं दायित्व और असेट को बोलते हैं संपत्ति। और जब भी आप आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो संपत्ति और दायित्व दोनों साइड का टोटल हमेशा सेम होगा। ये दोनों हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब 1 लाख अगर संपत्ति पक्ष का टोटल आएगा तो 1 ही लाख रुपया आपका दायित्व पक्ष का भी टोटल होना, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तलपट से, किससे? तलपट से अंतिम खाता बनाया जाता है। और अंतिम खाते के अंतर्गत क्या क्या बनाया जाता है? तो व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा। प्रश्न बनता है कि डेबिट साइड में क्या क्या दिखाई देगा? तो आंसर होगा कि डेबिट साइड में एक्सपेंस दिखता है। तलपट के डेबिट साइड की बात कर रहे हैं। तलपट के डेबिट साइड में क्या क्या दिखता है? तो उसका उत्तर होगा कि डेबिट साइड में एक्सपेंस दिखता है, लॉस दिखता है, असेट्स दिखता है। जो जो असेट्स होगा वो असेट साइड में लिखा जाएगा, जो एक्सपेंस और लॉस होगा वो या तो इसमें आएगा या फिर तलपट के क्रेडिट पक्ष में क्या क्या दिखता है? तो आंसर होगा इनकम दिखता है, प्रॉफिट दिखता है और लायबिलिटी दिखता है। यही ना, लायबिलिटी इस पक्ष में आके दिखाया जाएगा। इनकम और प्रॉफिट की बात करेंगे तो कुछ इनकम इधर जाएगा और कुछ इनकम, कौन सा इनकम इधर जाता है, कौन सा इनकम इधर जाता है उसके बारे में अभी आपको बताया गया। कौन सा एक्सपेंस इधर जाता है, कौन सा एक्सपेंस इधर जाता है उसके भी बारे में आपको बताया गया। सारे एसेट्स इस साइड और सारी लायबिलिटी। तो इस तरीके से तलपट की सहायता से किसी भी व्यापार की आर्थिक स्थिति को भी जाना जा सकता है और लाभ व हानि कमाने की भी स्थिति को जाना जा सकता है। किसके माध्यम से? अंतिम खाता बना करके। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन अंतिम खाता का हमारा ख़त्म होता है। कुछ आइटम के नाम लिखते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये आइटम कहाँ जाएंगे, कौन से अकाउंट में जाएंगे, किस साइड में जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आइटम से रिलेटेड डाउट जो भी बनेंगे। इसको अभी आप लोग नोट कर लीजिए।